सभी को नमस्कार। जयशंकर प्रसाद न केवल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि हैं, वे एक यशस्वी नाटककार भी हैं। नाटककार के रूप में रंगमंच पर उनकी पहचान नए सिरे से की जानी चाहिए। प्रसाद के पूरे कर्तृत्व की ही पुनर्मीमांसा की अपेक्षा है और इस पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के पश्चात आचार्य विजय बहादुर सिंह ने फिर से प्रसाद को समझने के लिए उपक्रम किया है। उनकी प्रसाद की कृतियों में ध्रुव स्वामिनी एक कालजयी नाट्य कृति है और यह भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृतियों में से भी निश्चित रूप से एक है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने इतिहास के अछूते अध्यायों को खोला है। प्रसाद के लगभग सारे ही नाटक भारतीय इतिहास के विस्मृत पन्नों को खोलते हैं, इतिहास की पुनर्व्याख्या करते हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या वे वर्तमान के संदर्भ में करते हैं। इतिहास जो होता आया है, हो रहा था, वो होता रहेगा, उसका दिग्दर्शन इतिहास के पुनरुद्घात के माध्यम से इतिहास की दबी हुई विस्मृत न सुनी गई आहटों को सुनते हुए प्रसाद करते हैं। वे एक बहुत अच्छे अन्वेषक भी हैं, बड़े पंडित और साहित्य के अध्येता भी हैं। उन्होंने लगभग अपने सभी नाटकों में भूमिकाएं, जो विषय वस्तु उन्होंने उठाई है उस नाटक में, उसकी प्रामाणिकता को लेकर लिखी हैं। उनकी भूमिकाएं एक सुधी अन्वेषक की सार्थक अन्वेषण यात्रा का भी दस्तावेज हैं। ध्रुव स्वामिनी की जो भूमिका है, वह भारतीय इतिहास की एक नई पहचान देती है और प्रसाद के नाटकों में इतिहास ही नायक बनता है। इतिहास अपने आप को किस प्रकार से रंगमंच पर प्रकट कर रहा है, इतिहास का रंगमंच एक प्रकार से प्रसाद बनाते हैं। भूमिकाओं में प्रसाद ने जो अपने नाटकों की लिखी हैं, उन भूमिकाओं के लिए अलग 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 शीर्षक भी उन्होंने दिए हैं। ध्रुव स्वामिनी की भूमिका को उन्होंने सूचना कहा है। यद्यपि सूचना शीर्षक से जो उनकी विशद भूमिका है, वह अपने आप में एक शोध पत्र है, रिसर्च पेपर है। यद्यपि यद्यपि बहुत बड़ा आकार इस सूचना का नहीं है। अजातशत्रु और स्कंदगुप्त की जो भूमिकाएं हैं, वे बहुत ही विस्तृत हैं और बहुत परिश्रम करके लिखी गई हैं। भारतीय इतिहास में किस प्रकार से गोता लगाया है प्रसाद ने, प्रसाद ही उतना घनघोर परिश्रम करके और इतिहास का नवसंधान कर सकते थे। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त की भूमिकाएं अपने आप में उत्कृष्ट शोध प्रबंध के बराबर हैं। अजातशत्रु की भूमिका को प्रसाद ने कथा प्रसंग कहा है और स्कंदगुप्त की जो भूमिका 24 पृष्ठों में छपी हुई है नाटक के साथ, उसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है। चंद्रगुप्त की भूमिका पर शीर्षक मौर्य वंश छपा है। इसमें भी मौर्य वंश का विस्तृत इतिहास वे खोजबीन करके प्रस्तुत करते हैं। जो उनके ऐतिहासिक नाटक नहीं है, उन पर उन्होंने अवश्य भूमिकाएं नहीं लिखी। सज्जन है, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय और एक घूंट, ये नाटक बिना भूमिका के प्रकाशित हुए। करुणालय नाटक उनका है, जो इंदु की चौथी कला के पहले खंड में छपी 4 वाक्यों की एक टिप्पणी के साथ छपा था। टिप्पणी में कोई शीर्षक नहीं दिया गया है।
वो 4 वाक्यों को करुणालय की भूमिका भी कहा जा सकता है। पर जो ऐतिहासिक नाटक हैं प्रसाद के, उन सभी में जो भूमिकाएँ प्रसाद ने लिखी हैं, वो एक नाटककार की जो चिंता है अपने समय को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के, उस चिंता को प्रतिफलित करती हैं उनकी भूमिकाएँ। और राज्यश्री और जन्मेजय का नागयज्ञ, इन दोनों नाटकों की भूमिकाओं को उन्होंने प्राक कथन कहा है। विशाख के लिए जो भूमिका उन्होंने लिखी है, उसको परिचय शीर्षक उन्होंने दिया है। कामना में भूमिका नहीं है, पर भूमिका बनाने के लिए ईशोपनिषद और महाभारत के उद्धरण नाटक के आरंभ में, नाटक के पहले पृष्ठ पर दिए गए हैं। इतने नाटक मैंने प्रसाद के देखे, पढ़े, उन सभी में भूमिकाएँ बहुत अध्येतव्य हैं। बहुत ध्यान से एक-एक वाक्य उनका पढ़ने लायक होता है भूमिका का। अंतिम नाटक उनका कदाचित अग्निमित्र है, जो कि पूरा नहीं कर सके प्रसाद। पूरा करते तो अवश्य अग्निमित्र की भूमिका भी वे लिखते। बिना भूमिका के ही यह नाटक जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली में अधूरा छपा है। ध्रुवसामिनी पर बात हमको करना है, और सूचना शीर्षक जो भूमिका है ध्रुवसामिनी की, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण और परंपराओं की पुनर्व्याख्या की दृष्टि से अनेक सूत्र जयशंकर प्रसाद देते हैं। पहला ही वाक्य जो भूमिका सूचना शीर्षक भूमिका का है ध्रुवसामिनी में प्रसाद का, उसमें वे कहते हैं, उद्धृत में पहला वाक्य पढ़ रहा हूं। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण से सन 1923 की ऐतिहासिक पत्रिकाओं में जब उद्धृत हुए, तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आईं, उससे इतिहास के विद्वानों में अच्छी हलचल मच गई। इतना एक वाक्य है। किस तरह का वाक्य प्रसाद लिखते हैं, उनकी शैली का भी यह परिचायक है कि बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ इस वाक्य में कही हैं। अपने आप में एक यह शोध यात्रा एक वाक्य में वे अपनी बता रहे हैं। पहली बात तो इसमें उन्होंने सूचना दी है कि ध्रुवसामिनी लिखने के पहले विशाखदत्त की अनुपलब्ध नाट्य कृति देवी चंद्रगुप्त उनके अवधान में थी, उनके संज्ञान में थी, तो देवी चंद्रगुप्त का उन्होंने आधार लिया है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस नाटक के यशस्वी नाटककार हैं। संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य नाट्यकारों में से वे हैं, और विश्व साहित्य में भी जो सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचनाएं हैं विश्व साहित्य की, उनमें निश्चित रूप से मुद्रा राक्षस एक नाट्य रचना विशाखदत्त की मानी जानी चाहिए। 4 रूपक विशाखदत्त ने लिखे थे। उन्होंने रामकथा पर एक नाटक लिखा, जिसके की पद्य, अत्यंत सुंदर पद्य, काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में उद्धृत किए जाते रहे हैं। उन्होंने अभिसारी का वंचितकम लिखा। कितना अद्भुत नाटक रहा होगा, उसकी चर्चा मैंने अपने ग्रंथों में की है। उद्धरणों के आधार पर हम जानते हैं कि क्या अछूती विषय वस्तु विशाखदत्त लेकर के आ रहे हैं अपने नाटकों में। उदयन कथा का उत्तरार्ध, पद्मावती और वासुदत्ता जब उदयन के साथ रह रही हैं, तब अंतपुर का कलह और उससे जो उथल पुथल मचती है, ऐसी विषय वस्तु पर तो किसी ने लिखा ही नहीं है। पद्मावती घर छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके चली जाती है, उदयन उसको बावले होकर ढूंढते फिरते हैं। यह कथा, विशाखदत्त चूंकि राज परिवार से आए थे, राजकुल में भीतर भीतर जो कुछ कलह चलते हैं, षड्यंत्र होते हैं, उनको जानते थे। उन्होंने अभिसारी का वंचितकम में इस कथा को गूंथा। अछूती कथा। मुद्रा राक्षस तो उसका कहना ही क्या है। चाणक्य की जो सारी रणनीतियां हैं, और राक्षस और चाणक्य का द्वंद्व, यह जो इतनी जटिल कथा वस्तु को जितने संश्लिष्ट संविधान के साथ विशाखदत्त प्रस्तुत करते हैं, वे नाटककार के रूप में संस्कृत में विलक्षण नाट्यकार हैं। और मुद्रा राक्षस का बहुत प्रभाव पड़ा संपूर्ण भारतीय साहित्य पर, भारतेंदु पर, अन्य हिंदी के नाट्यकारों पर। मुद्रा राक्षस ना होता तो कैसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी बना लेते चाणक्य सीरियल अपना। बहुत कुछ उन्होंने मुद्रा राक्षस से भी लिया है, अन्य स्रोतों से भी उन्होंने लिया है।
और राघवानंद, अभिसारिका वंचितकम और देवी चंद्रगुप्तम, ये 3 रचनाएं विशाख दत्त की लुप्त हो गईं। आचार्यों के हम कृतज्ञ हैं जो इन रचनाओं से श्लोक, संवाद उद्धृत करते हैं। उससे इनका कुछ-कुछ पुनरुद्धार हो जाता है, विशेष रूप से देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के इतने उद्धरण मिलते हैं, अभिनव भारती से लगा करके श्रृंगार प्रकाश, हेमचंद्र के काव्यानुशासन, सागर नंदी के ग्रंथ में, रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्य दर्पण में, पूरी नाट्यशास्त्र की परंपरा के ग्रंथों में इतने उद्धरण देवी चंद्रगुप्तम के मिलते हैं कि प्रत्यंक उसकी कथा का कुछ-कुछ हमको अनुमान हो जाता है। एक तरह से पुनर्रचना पुनः रचना उस नाटक की हम कर सकते हैं कि आद्यंत नाटक क्या है और कितना अनोखा नाटक यह रहा होगा, देवी चंद्रगुप्तम। इसका भी आभास हम कर सकते हैं। प्रसाद कितनी बड़ी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। कहाँ-कहाँ से वे सामग्री लेते हैं। श्रृंगार प्रकाश नहीं छपा उस समय तक। छप करके आया ही नहीं। यदुगिरी स्वामी का जो संस्करण है मैसूर से छपा हुआ, मेलकोटे मैसूर से जो छपा हुआ, वो काफी बाद में आता है। प्रसाद तो 1930 से 1937 के बीच में लिख रहे हैं। उसके बहुत बाद श्रृंगार प्रकाश छप करके आता है। नाट्य दर्पण छप करके नहीं आया है, पर जो जर्नल्स छप रहे हैं उनको प्रसाद मंगाते रहते हैं और उनमें जो शोध पत्र आ रहे हैं और वे उनमें जो देवी चंद्रगुप्तम की चर्चा की जा रही है, उनमें जो उद्धरण उन शोध पत्रों में, नाट्यशास्त्र संबंधी ग्रंथों में जो उद्धरण प्राप्त हैं देवी चंद्रगुप्तम के, उनकी सूचना दी गई है। उसके आधार पर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं देवी चंद्रगुप्तम की सारी कहानी को। प्रतिभा तो उनकी है ही, पूरी नई परिकल्पना वे करते हैं ध्रुव सामिनी में इस पूरे कथानक की। कथानक तो यह है कि 2 भाई हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। गुप्त काल है, शक राजा आक्रमण करता है, रामगुप्त कायर है, अपनी पत्नी को सौंपने को तैयार हो जाता है राज्य को बचाने के लिए। चंद्रगुप्त अपनी भाभी की रक्षा करने के लिए स्त्री के वेश में चले जाते हैं, एक शिविका में बैठ करके शक राजा की हत्या कर देते हैं। इतनी कथा देवी चंद्रगुप्तम में है। बहुत रोमांचक कथा पूरी यह है। जितने उद्धरण इसके मिलते हैं, हर अंक से कुछ न कुछ पद्य, कुछ न कुछ संवाद देवी चंद्रगुप्तम के हमको मिल जाते हैं। उस पर कभी आगे बात करूंगा। देवी चंद्रगुप्तम कितनी बड़ी नाट्य कृति है जो हमने खो दी, लेकिन उसको पूरा का पूरा जोड़ करके बनाया जा सकता है। कोई चाहे तो संस्कृत में पूरा देवी चंद्रगुप्तम, जितने मूल संवाद श्लोक हैं, उनको मिला करके मुद्रा राक्षस की शैली की समझ के साथ देवी चंद्रगुप्तम लिख सकता है। वो लगभग विशाख दत्त का हो सकता है, लेकिन मैंने सारे उद्धरण एकत्र करके देवी चंद्रगुप्तम क्या है इसको समझने का तो प्रयास किया है। उस पर लेख नाट्यम पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। तो प्रसाद ने देवी चंद्रगुप्त का एक खाका पूरा समझ लिया और नाट्य दर्पण से जो श्लोक देवी चंद्रगुप्तम का उद्धृत उनको मिल गया, उसको वे स्वयं उद्धृत भी करते हैं कि यह श्लोक है, जिससे मुझे समझ में आ गया कि क्या तो ये कहानी है। उसका ताना बाना पूरा वे नए सिरे से बुन लेते हैं और कितने ऋणी वे देवी चंद्रगुप्तम के हैं और कितना उन्होंने नया प्रासाद अपनी परिकल्पनाओं का ध्रुव स्वामिनी में खड़ा किया है, इसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे। 1923 के आसपास देवी चंद्रगुप्तम की चर्चा कुछ शोध पत्रिकाओं में, जो इंडोलॉजिकल जर्नल्स थे, प्रसाद उनका हवाला देते हैं अपने काव्य कला तथा अन्य निबंध के निबंधों में, और उसमें उस विवाद की ओर वे अपनी सूचना में जो भूमिका है ध्रुव स्वामिनी की, उसमें इंगित करते हैं कि 1923 से 1930 के बीच में विवाद चल रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम की जो कथा है वो कितनी ऐतिहासिक है। 10 साल तक जो 1933 में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी पूरा किया, 1923 से 1933 तक जो 10 साल की अवधि में देवी चंद्रगुप्तम को लेकर के जहां-जहां संस्कृत के विद्वानों के क्षेत्र में, प्राच्य विद्या के विद्वानों के क्षेत्र में चर्चा हो रही है, उस पर नजर प्रसाद की है। वे सिल्वा लेवी
ने विशाखदत्त की अनुपलब्ध कृति देवी चंद्रगुप्तम के श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण, इन दो ग्रंथों में प्राप्त उद्धरणों को इकट्ठा करके इस नाटक के बारे में जो चर्चा उठाई, उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। सिल्मा लेवी बहुत बड़े पंडित हैं संस्कृत के, और संस्कृत नाटक पर उनका कार्य सुविदित है। फ्रांस के वे विद्वान हैं। फिर राखाल दास बनर्जी और रामकृष्ण भंडारकर, इन दो भारतीय विद्वानों के काम का हवाला प्रसाद देते हैं, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम की विषय वस्तु पर विचार किया है। और भंडारकर और राखालदास बनर्जी की चर्चा विशेष रूप से प्रसाद करते हैं। राखालदास बनर्जी ने 1924 में संजन ताम्रपत्र में आए रामगुप्त के उल्लेख की चर्चा उठाई। राखालदास बनर्जी पुरातत्व के भी विद्वान हैं, और उन्होंने ताम्रपत्र से एक वाक्य उद्धृत किया है, जिसमें चंद्रगुप्त के द्वारा अपने भाई की हत्या करके अपनी भाभी, जिसको कि देवी कहा गया है, उससे विवाह किया चंद्रगुप्त ने, ऐसा उल्लेख आता है। अनेक इतिहासकारों ने रामगुप्त का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है। आधुनिक इतिहासकारों की यह गति है कि परंपरा यदि बता रही है तो वे स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक कि सुस्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध न हो जाए। रामगुप्त का अस्तित्व अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया, और अनेक साहित्यकारों ने इस कथा को लेकर के गल्प या उपन्यास लिखे। राखालदास ने ध्रुवा नाम से उपन्यास लिखा था। गुजराती के यशस्वी कथाकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भी ध्रुवस्वामिनी नाटक लिखा, जो 1929 में प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी के पहले आ चुका था छप करके। प्रसाद राखालदास बनर्जी की चर्चा करते हैं, इसलिए उन्होंने उनका उपन्यास भी पढ़ा होगा ध्रुवा, ऐसा लगता है। कन्हैयालाल मुंशी के नाटक ध्रुवस्वामिनी की जानकारी उनको थी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। उसका कोई उल्लेख वे नहीं करते हैं। यद्यपि ध्रुवस्वामिनी के छपने के 4 साल पहले मुंशी की यह नाट्य कृति आ चुकी थी। और प्रसाद की जैसी बड़ी प्रतिभा है, वे कुछ भी इन दोनों कृतियों से तो नहीं लेते हैं। राखालदास की ध्रुवा से उन्होंने कुछ नहीं लिया। जितना जो कुछ उन्होंने बना करके खड़ा किया, उसका आधार देवी चंद्रगुप्तम के जितने उद्धरण उनको मिले, वे उद्धरण हैं। देवी चंद्रगुप्तम के अनेक उल्लेख और उद्धरण मिलते हैं, और श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण में विशेष रूप से मिलते हैं। श्रृंगार प्रकाश का पहला संस्करण 1955 में छपा और दूसरा 1963 में छपा। प्रसाद उसके बहुत पहले जा चुके थे संसार से। नाट्य दर्पण का बड़ौदा संस्करण 1926 में छपा। प्रसाद ने मूल संस्करण कदाचित छपा हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन जितनी चर्चा हो रही है उससे वे अच्छी तरह से परिचित हैं। और कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जिनको प्रसाद देखते रहे। प्रसाद के पास पोथियां तो थीं, हस्तलिखित पोथियां बहुत सी थीं, और इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है कि कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स का उपयोग प्रसाद कर रहे हैं। काशी के ही पंडितों को पता नहीं है कि प्रसाद काव्यशास्त्र के वो ग्रंथ देख रहे हैं जिनका पता रामचंद्र शुक्ल को नहीं है। वे अभिनव भारती उद्धृत कर रहे हैं। अभिनव भारती नहीं छपी उस समय तक, वो कहाँ से उद्धृत कर रहे हैं? उनके पास पोथियां हैं। संभव है कि प्रसाद के पास श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण की भी हस्तलिखित पोथियां हो और उन्होंने देखा हो, क्योंकि पोथियों का फिर प्रसाद संदर्भ नहीं देते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट से मैंने देखा, यह वे नहीं बताते हैं, पर वे हस्तलिखित पोथियों से सामग्री ले रहे हैं। यह तो पता चल जाता है कि किताब छपी नहीं है तो कहाँ से ले रहे हैं। सुंगनी साहू के घराने में संस्कृत की पोथियां उनके पास बिल्कुल होंगी, और पंडितों से उनका बहुत अच्छा संवाद था। बड़े पंडितों से पढ़ते थे, शिव दर्शन उन्होंने पढ़ा है। इसलिए प्रसाद ये साबित करते हैं कि रामगुप्त तो हुआ था, कुछ महीने ही भले ही राज्य उसने किया हो, उसको याद नहीं रखा गया। भारतीय इतिहास ने, परंपरा ने भी उसको भुला दिया, उसको याद रखने लायक नहीं समझा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त महान प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर जो उनके छोटे भाई थे वो आ गए। जैसे कलंक को धोया जाता है, उस तरह से रामगुप्त को धो दिया गया। पर कैसे भूल जाएंगे? बाणभट्ट तो चर्चा करते हैं, राजशेखर चर्चा करते हैं, ये जो हमारे मनीषी साहित्यकार हैं, उनकी स्मृति में है कि कोई रामगुप्त हुआ है। बाकी पुराण जो इतिहास बताते हैं वे धो देते हैं रामगुप्त को एक कलंक की तरह से। श्रीमद् भागवत में
चर्चा है मौर्य काल से लगाकर गुप्त काल के इतिहास तक की जितनी, भविष्य पुराण में तो बहुत विस्तार से चर्चा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य से लगा करके गुप्त युग तक के सम्राटों की जितनी चर्चा पुराण करते हैं, उनमें कहीं रामगुप्त का अवश्य उल्लेख वे नहीं करते। विदित हो तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ही महीने के लिए शासन किया और विस्मरणीय है जो कुछ रामगुप्त ने किया, करना चाहा, उसको भुला दिया जाए। हमारे इतिहास का बोध यही रहा है कि उसको क्या याद रखना, जो याद रखने योग्य है उन्हीं को याद रखेंगे, इतिहास जिन्होंने सचमुच में बनाया है उन्हीं को याद रखेंगे। पर आधुनिक इतिहास के पंडितों के बीच में रामगुप्त को लेकर के जो बहस चल रही थी, उसको प्रसाद अच्छी तरह से समझ रहे हैं और दो वर्ग इतिहासकारों के हो जाते हैं। पहला वर्ग उन इतिहासकारों का और संस्कृत साहित्य के विद्वानों का है, पहला वर्ग उन आधुनिक इतिहासकारों का है जो संस्कृत साहित्य को, पुराणों को, महाकाव्य और नाटकों को इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे ये मानते हैं कि हम मुद्रा राक्षस आदि को, पुराण आदि को इतिहास के लिए सोर्स नहीं मानते हैं। दूसरे इतिहासकार वे हैं जो स्रोत सामग्री के रूप में पुराणों का भी उपयोग करना उचित समझते हैं और इतिहास की जानकारी के लिए महाकाव्यों और नाटकों का भी संदर्भ ग्रहण करते हैं। और इनमें राम गोपाल भंडारकर और काशी प्रसाद जायसवाल ये बड़े नाम हैं। राखालदास बनर्जी भी, जिनकी चर्चा मैंने की, और अल्तेकर, ये चार नाम ऐसे हैं जो संस्कृत साहित्य के भी प्रकांड पंडित हैं और भारतीय इतिहास के भी मूर्धन्य विद्वान हैं, इतिहास के व्याख्याकार भी हैं। वे संस्कृत साहित्य को, पुराणों को अ, उल्लिखित करते हैं, संदर्भित करते हैं और इनका हवाला प्रसाद भी देते हैं। भंडारकर को भी वे संदर्भित करते हैं। प्रसाद ने अभिलेखों का भी अध्ययन किया और शिलालेखों का, ताम्रपत्रों का भी वे संदर्भ देते हैं। 8वीं शताब्दी के संजन ताम्रपत्र का जो उद्धरण है, जिसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से विवाह किया, उसकी जानकारी पूरी प्रसाद को है। उसके उद्धरण को वे प्रस्तुत करते हैं और उसका एक वाक्य अपनी सूचना में, जो भूमिका है सूचना शीर्षक से ध्रुव स्वामिनी की, उसमें वे प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राजपूत राजा अमोघ वर्ष का यह ताम्रपत्र है और रामगुप्त का उल्लेख इसमें किया गया है और ऐतिहासिक परंपरा का बोध इस ताम्रपत्र के लेखक को निश्चित रूप से है। रामगुप्त के बारे में कुछ और ऐतिहासिक साक्ष्य विदित हुए, सामने आए, जिसमें 375 ईस्वी में रामगुप्त का एक शिलालेख मिला, जिसमें रामगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। रामगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था, राजा वह बना, शासन उसने किया और वीर था, शूरवीर था। शक राजा से लड़ा, हार गया, ये बात अलग है, भिड़ंत तो उसकी हुई। कुछ और सिक्के भी रामगुप्त के प्राप्त हुए हैं, जिनका हवाला रोमिला थापर देती हैं। अब जो वाक्य पहला मैंने पढ़ा है ध्रुव स्वामिनी का, उसके उत्तरार्ध में प्रसाद बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आईं, उससे इतिहास के विद्वानों में अच्छी हलचल मच गई। ये उनके शब्द हैं और इससे लगता है कि प्रसाद को अच्छी तरह से जानकारी है कि रामगुप्त को लेकर के बड़ी बहस है इतिहासकारों के बीच में और इसमें प्रसाद स्वयं नया जोड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि बाणभट्ट और राजशेखर ये रामगुप्त का उल्लेख करते हैं। बाणभट्ट हर्षचरित के छठे उच्छ्वास में रामगुप्त के एक प्रसंग का ऐतिहासिक घटना के रूप में उल्लेख करते हैं। अरिपुरे च पर कलत्र कामुकम कामिनी वेश गुप्तश्चंद्रगुप्त शकपति मघातयत। बहुत बढ़िया शैली बाण की जो है और सुस्पष्ट जो शब्दावली है, उसमें कहते हैं कि पर कलत्र कामुक शकपति को कामिनी के वेश में गुप्त या छिप कर के चंद्रगुप्त ने अरिपुर में ही जाकर के, शत्रु के ही पुर में, स्कंधावार में जाकर के मार डाला, यह कहते हैं। अब प्रसाद ने टीका नहीं देखी, तो हर्षचरित पर जो शंकर की टीका है, उसमें वो लिखते हैं इस वाक्य की टीका करते हुए कि शकानाम आचार्य शकपति ही
चंद्रगुप्त भ्रातृजायां ध्रुवदेवीं प्रार्थयमानः चंद्रगुप्तेन ध्रुवदेवी वेशधारिणा स्त्री वेश जन परिवृतेन रहसि व्यापादितः। बहुत खुलासा उन्होंने कर दिया है कि जो शकपति चंद्रगुप्त की भ्रातृजाया या भाभी को चाह रहा था, मांग रहा था, उसको ध्रुव देवी जो भाभी थी उसी का वेश बना करके चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश में अन्य परिजनों को साथ लेकर के उसी के यहाँ जाकर के और एकांत में उसको मार डाला। यह शंकर इसकी टीका, शंकर जो मिथिला के 15वीं शताब्दी के टीकाकार हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। शाकुंतल की भी टीका उन्होंने लिखी है। बड़े पंडित हैं, उनकी अन्य रचनाएं हैं, बड़े कवि भी हैं, उन्होंने यह टीका ली है। राजशेखर ने भी इसी प्रकार से काव्य मीमांसा में एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें कि रामगुप्त का उल्लेख है। तो रामगुप्त से परिचित हैं संस्कृत साहित्य की परंपरा के महान रचनाकार, टीकाकार, उससे परिचित हैं। ध्रुव देवी वे नाम बताते हैं। प्रसाद ठीक ही ध्रुव देवी नाम से परिचित हैं। ध्रुव स्वामिनी यद्यपि वे कर देते हैं। जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें तो रानी का नाम, चंद्रगुप्त की भाभी का नाम ध्रुव देवी ही है। ध्रुव देवी के संवाद उसमें हैं। अब रामगुप्त को नकारने वाले कुछ इतिहासकार हैं जिनमें राधा कुमुद मुखर्जी हैं। प्राचीन भारत उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें उन्होंने रामगुप्त के बारे में लिखा है कि ये लंबा उद्धरण मेरे सामने है। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले गद्दी पर उसका डरपोक भाई रामगुप्त बैठा, ऐसी कथा है। और राज्य की रक्षा के लिए उसने रानी ध्रुव देवी को शक आक्रमणकारी को समर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया और चंद्रगुप्त ने रानी के वेश में जाकर उसका वध किया। इस कथा की ओर बाण ने हर्षचरित में और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में संकेत दिए हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख है, किंतु कथा इतिहास नहीं होती। अब राधा कुमुद मुखर्जी हैं, बड़े विद्वान हैं, यदि अभिलेखों में भी उल्लेख आ गया है और बाण और राजशेखर भी सीधे उल्लेख, राजशेखर तो पुराना श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, इसको प्रमाण न माने भले ही, पर अभिलेख में यदि आ गया है तो क्यों नहीं माना जाएगा कि यह संभावना तो बनती है कि रामगुप्त था। समय के संबंध में भी मतभेद है, उसकी चर्चा विस्तार से न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और रामगुप्त हुआ था अंततः, कुछ इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार भी मान लेते हैं क्योंकि सिक्का उसका मिल जाता है और अभिलेख भी मिलता है, लेकिन शेडो भी उसको वे कहते हैं, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ शेडो जैसा है। प्रोमिला थापर तो देवी चंद्रगुप्त से भी परिचित हैं और फिर भी वे कहती हैं कि ये कथा ही है। ऐसा क्यों कहती हैं कि शिलालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम ध्रुव देवी है। एक शिलालेख जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मिला है, जो रामगुप्त के छोटे भाई थे, जो कि विक्रमादित्य बने, गुप्त काल में प्रतापी सम्राट हुए, उनके शिलालेख में भी ध्रुव देवी का नाम आ जाता है और उनकी पत्नी के रूप में नाम आ जाता है। तो रोमिला थापर कहती हैं कि इस कथा को कुछ इससे रंग मिल जाता है, पर इतिहास में मानने को तैयार नहीं कि रामगुप्त इतिहास में हुआ था। तो कुल मिलाकर के जितने आधुनिक इतिहासकार हैं वे इसको एक कथा मानते हैं और इतिहास में ये थोपी गई है ऐसा मानते हैं। कुछ भंडारकर और राखाल दास बनर्जी आदि इतिहासकार इसको सच्चाई मानते हैं कि रामगुप्त हुआ था। देवी चंद्रगुप्त तो ऐतिहासिक नाटक है। जिस तरह से मुद्रा राक्षस लिखा विशाख दत्त ने, इतिहास की बड़ी सच्चाई सामने रखता है। नंदों के विनाश के पश्चात जो कुछ घट रहा है उससे कितनी अच्छी तरह से मुद्रा राक्षसकार विशाख दत्त परिचित हैं, यह उसमें सामने आता है। देवी चंद्रगुप्त तो और भी इतिहास के निकट होगा क्योंकि विशाख दत्त का समय 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास है और यही समय लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय का है। बहुत निकट हैं और राज परिवार के हैं विशाख दत्त। तो वे इस इतिहास से लगता है कि बहुत सीधे-सीधे परिचित हैं। जिस तरह से कि अग्निमित्र और पुष्यमित्र के इतिहास से कालिदास परिचित हैं, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कालिदास हुए विक्रमादित्य के समय, उनके लगभग समकालीन हो जाते हैं अग्निमित्र विदिशा के। तो उसके बारीक जो डिटेल्स हैं वो कैसे मालविकाग्निमित्रम में वे जानते हैं कि अग्निमित्र जो है एक चिट्ठी लिख रहा है, उसमें क्या लिख रहा है, पुष्यमित्र अग्निमित्र को एक चिट्ठी लिख रहा है, उसमें क्या लिख रहा है, ये सब कालिदास कैसे जानते हैं अग्निमित्र के बारे में छोटी छोटी बातें। मुद्रा राक्षसकार विशाख दत्त की वही स्थिति है।
कि उन्हें काफ़ी कुछ मालूम है, इस सारी घटना के बारे में, प्रत्यक्ष जानकारी है। इसलिए प्रसाद फिर दूसरा वाक्य इसके बाद, जो पहला वाक्य मैंने पढ़ा, सूचना शीर्षक जो ध्रुवस्वामिनी की भूमिका है उससे, उसमें अगला वाक्य वे कहते हैं कि यह घटना केवल जनश्रुति कहकर नहीं उड़ाई जा सकती। प्रसाद बहुत सूत्र रूप में भी वाक्य लिखते हैं और उनके कई वाक्यों को भाष्य की आवश्यकता पड़ती है। इस सारी परंपरा जो जो इतिहासकारों के बीच में बहस की है, उसको समप वे कर देते हैं। और प्रसाद को कोई हिचक नहीं है कि रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी थी। उसका पुनर्लग्न या पुनर्विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था, यह इतिहास है। और यह घटना कदाचित इसलिए भी याद नहीं रखी गई कि यह एक भाई के द्वारा कदाचित अपने बड़े भाई का वध करके अपनी भाभी से विवाह करने की घटना है। और एक ऐसे महान प्रतापी सम्राट जिसने विक्रमादित्य की विरुद्ध धारण की, उज्जैनी के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य जिनका की नाम था, उनके नाम को विरुद्ध बना करके लगभग 400 साल बाद जिसने धारण किया, उसके इस पक्ष को क्यों याद रखा जाए? उसके शौर्य को, भारत का एक छत्र राज्य जो उसने स्थापित किया, उसके इस भारतीय इतिहास में उसके अवदान को याद रखा जाए, तो इसलिए भी पुराणों ने इसको भुला दिया, जो एक धर्मशास्त्रीय दृष्टि से कहीं कहीं लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जिसको कि आम लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए। पुराण तो आम जनता को इतिहास बताते थे, विद्वानों के लिए तो पुराण इस उतने ज्यादा नहीं है। भागवत जैसे पुराण तो विद्वानों के लिए भी रसायन है, पर आम जनता के लिए तो मुख्य रूप से हैं ही, आम जनता की शिक्षा के लिए तो हैं ही, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पर जो पढ़े लिखे साहित्यकार थे, इतिहास चेतना जिनमें थी, उनको तो मालूम है। इस वाक्य के बाद प्रसाद फिर एक बात और कहते हैं कि किंवदंती मान करके इसको नहीं खारिज किया जा सकता। ऐसा कहने के बाद फिर वे कहते हैं, यह तीसरा वाक्य मैं उनका पढ़ रहा हूं, शास्त्रीय मनोवृत्ति वालों को चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न असंभव, विलक्षण और कुरुचिपूर्ण मालूम हुआ। यही पूरा सूत्र है ध्रुवस्वामिनी की जो रचना प्रक्रिया है। ये जो शास्त्रीय मनोवृत्ति वाले हैं, जो कि इस पुनर्लग्न को असंभव, विलक्षण और कुरुचिपूर्ण मान रहे हैं, जो कि एक सच्चाई है इतिहास की, उसको बहुत साहस के साथ ध्रुवस्वामिनी में स्थापित करते हैं और उसके औचित्य को स्थापित करते हैं कि मत भूलो कि ऐसा हुआ था और वो ठीक हुआ। इस ठीक हुए को जो प्रसाद जिस तरह से सत्यापित करते हैं, उसके उसके बारे में चर्चा विस्तार से आगे हम कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।